नमस्कार दोस्तों, आप लोग को स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं आप लोग का बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जामिनेशन 2026 के केमिस्ट्री चैप्टर के चैप्टर नंबर 3 धातु एवं अधातु से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं जो आप लोग के एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो में हम करवाने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ ही इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो सवाल आप लोग को देखने को मिलेगा, तो पहला सवाल दिया गया है अमलगम। अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है। अमलगम एक मिश्र मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है। कौन सा धातु रहता है? अमल। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो अमलगम है एक मिश्र धातु है, उसमें कौन सा धातु इसमें मिला रहता है? पहला ऑप्शन दिया गया है कॉपर, दूसरा ऑप्शन दिया गया सिल्वर, तीसरा ऑप्शन दिया गया पारा या फिर सोना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पारा। अमलगम में यहाँ पे पारा रहता है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात कर लें। अगला प्रश्न दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता? यानी कि नीचे आप लोग को जो दिया गया है इनमें से कौन सा जो पदार्थ है ऑक्सीजन से जो ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, ऑक्सीजन के साथ नहीं मिलता है। पहला ऑप्शन दिया गया तांबा, दूसरा ऑप्शन दिया गया गोल्ड, जिंक या फिर पोटेशियम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि गोल्ड। गोल्ड जो है यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ संयोग नहीं करता है। ठीक है, उसके बाद फिर अगला प्रश्न दिया गया है कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? पहला ऑप्शन दिया गया कॉपर, सिल्वर, एल्युमिनियम या फिर फेरस। आप लोग जानते हैं कि सबसे ज्यादा विद्युत का जो सुचालक है, सर्वोत्तम सुचालक, वो क्या है? सिल्वर है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिल्वर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है और नंबर में कि बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है? बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है? पहला ऑप्शन दिया गया है लोहा का, दूसरा ऑप्शन दिया कैल्शियम का, सोडियम का, एल्युमिनियम का। इनमें से कौन हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि एल्यूमिनियम। ऑप्शन नंबर डी यानी कि एल्यूमिनियम इसका सही उत्तर हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न में दिया गया कि निम्नलिखित में कौन उपधातु है? निम्नलिखित में कौन उपधातु है? पहला दिया गया है फेरस यानी कि लोहा, दूसरा दिया गया शिव कॉपर, फिर तीसरा दिया गया निकेल या फिर एंटीमनी। इसका सही उत्तर हो जाएगा कि उपधातु कौन है इनमें से? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि एंटीमनी यानी कि एसबी। ये है जो है एंटीमनी है। उसके बाद फिर अगला बात कर लेते हैं। अगला दिया गया शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। शुद्ध सोना को कैसे व्यक्त किया जाता है? पहला दिया गया ऑप्शन 22 कैरेट से, 24 कैरेट से, 20 कैरेट से या फिर 12 कैरेट से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 24 कैरेट से व्यक्त किया जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है कि पीतल है। पीतल क्या है? धातु है, अधातु है या मिश्र धातु है या फिर उपधातु है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिश्र धातु है। जो पीतल है वो मिश्र धातु है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिश्र धातु। अगला प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? पहला ऑप्शन दिया गया है लिथियम, दूसरा ऑप्शन दिया गया कैल्शियम, तीसरा ऑप्शन दिया कॉपर या फिर आयरन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लिथियम इसका सही उत्तर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न में दिया है निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक है? निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक है? पहला ऑप्शन दिया गया CH4, दूसरा ऑप्शन दिया CO2, तीसरा ऑप्शन दिया कैल्शियम क्लोराइड, चौथा ऑप्शन दिया गया है NH3 यानी कि अमोनिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक है? आयनिक यौगिक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम क्लोराइड जो है आयनिक यौगिक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम क्लोराइड। अगला प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से कौन अधातु है? निम्नलिखित में से कौन जो है अधातु है? पहला ऑप्शन दिया गया फेरस, कार्बन, एल्युमिनियम या फिर यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है एल्युमिनियम के बाद उसके बाद फिर आप लोगों को यहाँ पे सोना। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन धातु है? तो यहाँ पे लोहा भी धातु है और यहाँ पे सोना भी धातु है और यहाँ पे एल्युमिनियम भी धातु है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कार्बन। कार्बन इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दिया गया है 11 नंबर में सक्रियता सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु को क्या कहते हैं? सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन दिया गया है अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन आयन बनाते हैं, अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया करते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर आप लोग बताए सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर यहाँ पर जो आप लोग को दिया हाइड्रोजन आयन बनाता है, तो आयन तो बनाएगा नहीं। ठीक है, उसके बाद फिर अगला ऑप्शन दिया गया है
अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर जो अगला ऑप्शन दिया साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया करते हैं, ये गलत हो जाएगा, और यहाँ पे चौथा नंबर भी गलत हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि उच्च विद्युत धनात्मक के कारण धातु के परमाणु बनाते हैं। उच्च विद्युत धनात्मक के कारण उच्च विद्युत धनात्मक के कारण जो धातु के जो परमाणु है वो क्या बनाते हैं? धनायन बनाते हैं, ऋणायन बनाते हैं, उदासीन बनाते हैं, या फिर आप लोग का सहसंयोजन बंधन बनाते हैं। तो जब यहाँ पे उच्च विद्युत धनात्मक के कारण जो धातु है वो धनायन बनाते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया 12 नंबर पे कि धातु के ऑक्साइड समान्यता होते हैं। धातु के ऑक्साइड जो है कैसा होते हैं? अम्लीय होते हैं, क्षारीय होते हैं, उभयधर्मी होते हैं, या फिर उदासीन होते हैं। तो जो धातु के ऑक्साइड होते हैं, जो धातु के ऑक्साइड होते हैं वो हमेशा क्षारीय होते हैं। जो धातु के ऑक्साइड होते हैं वो हमेशा क्षारीय होते हैं। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो अगला प्रश्न दिया गया है कि अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो विधि प्रयुक्त की जाती है उस विधि को क्या कहते हैं? जो विधि प्रयुक्त की जाती है उस विधि को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन दिया गया हाथ से चुनने की विधि, दूसरा ऑप्शन दिया गुरुत्व पृथक्करण की विधि, खेल प्लवन विधि, या फिर आप लोगों का चुंबकीय पृथक्करण विधि। इसका सही उत्तर हो जाएगा 14 नंबर का ऑप्शन नंबर डी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। जो सल्फाइड अयस्क होते हैं उसका सांद्रण कैसे किया जाता है? पहला ऑप्शन दिया गया है हाथ से चुनकर, निक्षालन द्वारा, फेन प्लवन द्वारा, या फिर निस्तापन द्वारा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 15 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फेन प्लवन द्वारा जो है सल्फाइड का अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। सल्फाइड अयस्कों का जो सांद्रण है वो फेन प्लवन द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन एल्युमिनियम का मिश्र धातु है? निम्नलिखित में से कौन एल्युमिनियम का मिश्र धातु है? पहला ऑप्शन दिया गया मैग्नीशियम, दूसरा ऑप्शन दिया गया जर्मन सिल्वर, पीतल, या फिर कांसा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 16 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैग्नीशियम। अगला प्रश्न दिया गया है कि कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? कॉपर का जो निष्कर्षण है मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? पहला ऑप्शन दिया कॉपर ग्लास से, कॉपर पाइराइट से, या फिर क्यूपराइट से, या फिर इनमें से कोई नहीं। 17 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कॉपर पाइराइट। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कॉपर पाइराइट से जो है कॉपर का निष्कर्षण किया जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है 18 नंबर में कि किसी अधातु के परमाणु के वाहतम सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा जा रहा है कि वाहतम सेल में क्या होती है। पहला ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे, पहला ऑप्शन दिया गया 1 2 3 एंड 4, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 2 3 4 5, तीसरा ऑप्शन दिया गया 4 5 6 7 8, या फिर 4 5 1 2। यहाँ पर अधातु यहाँ पर बोला गया है, तो जब भी यहाँ पे अधातु बोला जाएगा तो उसके जो वाहतम सेल है उसमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, और 7 और 8। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही यहाँ पर आप लोग को धातु बोला जाता, ठीक है, धातु यानी कि एलिमेंट बोला जाता, तो यहाँ पर जो है आप लोग को 72 कक्षा में अगर पूछा जाता तो यहाँ पर आप लोग का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर अधातु बोला गया है तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि साधारण गंधक किस आणविक रूप में पाया जाता है? साधारण गंधक जो है, ये जो गंधक है वो किस रूप में पाया जाता है? S3, S8, या फिर S4 के रूप में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, S8 के रूप में पाया जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है कि फास्फोरस का आणविक सूत्र होता है। पहला ऑप्शन दिया गया P, P2, P8, या फिर P4। इसका सही उत्तर हो जाएगा फास्फोरस का जो आणविक सूत्र होता है यहाँ पर P4 होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दिया गया 21 नंबर में कि सोना निम्नलिखित में से किस द्रव में घुला जाता है? सोना निम्नलिखित में से किस द्रव में घुला जाता है? पहला ऑप्शन दिया अम्लराज में, दूसरा ऑप्शन दिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में, तीसरा ऑप्शन दिया सांद्र नाइट्रिक अम्ल में, या फिर आप लोग का इनमें से सभी में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अम्लराज में सोना को यहाँ पे द्रव में घुला जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है कि कौन सा धातु
कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? कौन सा अधातु जो है कमरे के ताप पर द्रव में होता है? पहला ऑप्शन देगा ब्रोमीन, पारा, तांबा या फिर एल्युमिनियम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ब्रोमीन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ब्रोमीन। अगला प्रश्न दिया गया है सीसा और टीन। सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं। सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन दिया गया है सोल्डर कहा जाता है, दूसरा ऑप्शन दिया गया स्टील कहा जाता है, गन मेटल या फिर उपधातु। इसका सही उत्तर हो जाएगा कि सीसा और टीन का जो मिश्र धातु है उसको सोल्डर कहा जाता है, उसको सोल्डर कहा जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है? निम्नलिखित में से कौन जो है अधिक अभिक्रियाशील है? पहला ऑप्शन दिया कॉपर, पारा, सिल्वर या फिर गोल्ड। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि गोल्ड। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि गोल्ड। अगला प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से कौन अति ज्वलनशील है? निम्नलिखित में से कौन अति ज्वलनशील है? पहला ऑप्शन दिया गया है लाल फास्फोरस, श्वेत फास्फोरस, साधारण गंधक या फिर प्लास्टिक गंधक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी श्वेत फास्फोरस। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी श्वेत फास्फोरस। अगला प्रश्न दिया गया है 26 नंबर में कि विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को क्या बनाया जाता है? तो अशुद्ध धातु को पहला ऑप्शन दिया गया एनोड बनाया जाता है, कैथोड बनाया जाता है, अपघट्य बनाया जाता है या फिर इनमें से सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एनोड बनाया जाता है। अगला प्रश्न दिया गया 27 नंबर में एक निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? निम्नलिखित में से कौन अभिक्रियाशील धातु है? पहला ऑप्शन दिया गया मैग्नीशियम, दूसरा ऑप्शन दिया गया कैल्शियम, तीसरा ऑप्शन दिया गया सोडियम, चौथा ऑप्शन दिया गया है पोटेशियम। तो यहाँ पर आप लोग को सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि पोटेशियम। के मतलब पोटेशियम। अगला प्रश्न दिया गया है कि बल्कनीकरण की प्रक्रिया में बल्कनीकरण की प्रक्रिया में जो है प्राकृतिक रबर के साथ निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? साधारण नमक मिलाया जाता है, एक ताज गंधक या फिर आप लोग को अष्टफलकी गंधक या फिर श्वेत फास्फोरस। इसका सही उत्तर हो जाएगा साधारण गंधक मिलाया जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है 29 नंबर में कि 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? पहला ऑप्शन दिया गया 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर या फिर 4 किलोमीटर। तो 1 ग्राम जो सोना है उससे यहाँ पर जो है आप लोगों का 2 किलोमीटर लंबी तार बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न दिया गया है 23 नंबर में कि कमरे के ताप पर मरकरी धातु किस अवस्था में पाई जाती है? कमरे के ताप पर जो मरकरी धातु है वो किस अवस्था में पाया जाता है? ठोस अवस्था में, द्रव अवस्था में, गैस अवस्था में या फिर कोई भी नहीं। कमरे के ताप पर मरकरी धातु जो है यहाँ पे द्रव अवस्था में पाया जाता है। कमरे के ताप पे जो मरकरी धातु है द्रव अवस्था में पाया जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है कि व्यावसायिक स्तर पर एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? किस अयस्क से किया जाता है? पहला ऑप्शन दिया गया है क्रायोलाइट, दूसरा ऑप्शन दिया बॉक्साइट, तीसरा ऑप्शन दिया क्वांडम या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बॉक्साइट। अगला प्रश्न दिया गया है 32 नंबर में आप लोग को दिया गया है कि लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर कैल्शियम सिलिकेट और एक यौगिक बनाया जाता है। एक यौगिक बनाया जाता है। यह यौगिक क्या कहलाता है? तो पहला ऑप्शन दिया भर्जन, प्रगलन, द्रावक या फिर धातुमल। इसका सही उत्तर हो जाएगा 32 नंबर का ऑप्शन नंबर डी धातुमल। 33 नंबर प्रश्न में दिया गया किसी तत्व के गुणधर्म का दो या दो से अधिक विभिन्न रूपों में किसी तत्व का गुणधर्म दो या दो से अधिक विभिन्न रूपों में प्रस्तुतिकरण तत्व की क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन देगा अपरूपता कहलाती है, दूसरा ऑप्शन देगा समावयवता कहलाती है,
समरूपता कहलाती है, फिर उभय धर्मिता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अपरूपता कहलाती है। अगला प्रश्न दिया गया है कि धातुओं की प्रकृति होती है, जो धातु है उसकी प्रकृति क्या होती है। पहला ऑप्शन है विद्युत धनात्मक, ऋणात्मक, उदासीन या फिर कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 34 नंबर का ऑप्शन नंबर ए, विद्युत विद्युत धनात्मक होती है। अगला प्रश्न दिया गया 35 नंबर प्रश्न में दिया गया है, 35 नंबर प्रश्न में आप लोग को दिया है कि लोहा एवं इस्पात को, लोहा एवं, यहाँ पर देखिए दिया गया है कि लोहा एवं इस्पात को, लोहा एवं इस्पात को, ठीक है, लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत जो है चढ़ा दी जाती है। यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया तांबा का, चांदी का, सोना का या फिर जिंक का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिंक का। जिंक का पतला परत यहाँ पे चढ़ा दिया जाता है, ठीक है। अगले प्रश्न की बात, अगला प्रश्न दिया गया है कि किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर, किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है व्यंजक चूर्ण, दूसरा ऑप्शन दिया गया जिप्सम, तीसरा ऑप्शन दिया गया चूना पत्थर या फिर कचा कचा चूना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिप्सम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिप्सम। अगला प्रश्न दिया गया है, कि अभिक्रियाशीलता के इस क्रम में कौन सही है। अभिक्रियाशीलता के इस क्रम में कौन सही है। पहला ऑप्शन दिया गया एल्यूमिनियम, यहाँ पे सबसे बड़ा एल्यूमिनियम दिखा रहा है, ठीक है। अभिक्रिया करने में फिर मैग्नीशियम, फिर जिंक, फिर उसके बाद फिर फेरस। उसके बाद फिर अगला ऑप्शन दिया गया है जिंक सबसे ज्यादा अभिक्रिया करता है। उसके बाद फिर सी नंबर में दिया गया मैग्नीशियम सबसे ज्यादा अभिक्रिया करता है, और डी में दिया गया कि फेरस सबसे ज्यादा अभिक्रिया करता है। यहाँ पर इसका सही उत्तर जगह ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सबसे ज्यादा जब अभिक्रिया करता है इन चारों एलिमेंट में, मैग्नीशियम करता है, उसके बाद फिर एल्यूमिनियम करता है, फिर जिंक, उसके बाद फिर फेरस करता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं 38 नंबर पे। 38 नंबर में दिया एकारेजिया यानी कि रॉयल जल किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल यानी कि HNO3 का ताजा मिश्रण होता है। ताजा मिश्रण कितने कितने अनुपात में होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3:1 में होता है। यानी कि HCl, यहाँ पूछा गया कि जो HCl है और जो HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल है, इन दोनों का जो मिश्रण होता है एक्रेजिया में, तो कितने के अनुपात में होता है। तो 3:1 के अनुपात में होता है। अगला प्रश्न दिया गया कि अपने शुद्ध रूप से धातु की सतह होती है, अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह होती है चमकदार होती है, खुरदरा, काला होती है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चमकदार होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चमकदार होती है। अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न दिया है 40 नंबर में कि धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को, धातु के पतले तार को खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं। खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे पहला ऑप्शन आप लोग को देखने को मिलेगा। पहला ऑप्शन दिया गया है आघात वर्ध्यता, तन्यता, लचीलापन या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तन्यता। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तन्यता। अगला प्रश्न दिया गया है कि कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है। कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है। इस गुणधर्म को यहाँ पर बोला जा रहा है कि क्या कहते हैं। इस गुणधर्म को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया तन्यता, आघात वर्ध्यता या फिर दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जब भी कोई धातु को पीटकर पतली चादर बनाया जाता है तो इस नियम को यहाँ पर आघात वर्ध्यता बोला जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें 42 नंबर पे। 42 नंबर में दिया गया कि जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती है, जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती है, उन्हें क्या कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है तन्यता कहते हैं, ध्वनिक कहते हैं, आघातवर्ध्यता कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ध्वनिक यानी सोनोरस कहते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि सबसे अधिक तन्य धातु कौन है। सबसे अधिक तन्य धातु कौन है। चांदी है, तांबा है, एल्यूमिनियम है या फिर सोना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोना है। सबसे अधिक तन्य धातु कौन है, तो सोना है।
अगला प्रश्न दिया गया है, इनमें से कौन धातु होते हुए भी चमकीला होता है? इनमें से कौन अधातु होते हुए भी चमकीला है, यानी कि वो धातु है फिर भी चमकीला है? पहला ऑप्शन दिया है कार्बन, ब्रोमीन, या फिर आयोडीन, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आयोडीन। आयोडीन जो है एक अधातु है, फिर भी ये चमकीला है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? लिथियम है, हीरा है, सोडियम है, पोटेशियम है? जिसका सही उत्तर जगह ऑप्शन नंबर बी, हीरा है। अगले प्रश्न में दिया गया है एल्यूमिनियम पर अगला प्रश्न जो दिया गया है कि एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन दिया गया है एथोडीकरण, एथोडीकरण, दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एथोडीकरण। एथोडीकरण इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस चैप्टर से रिलेटेड, धातु एवं धातु से रिलेटेड इतने ही ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं जो आप लोग को बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। बाकी अगले वीडियो में। धन्यवाद।